जब भावना अब भी अपने चचेरे भाई की मौत के गम में डूबी हुई थी, तभी अचानक उसे मेरा फोन आया, जिसमें मैंने उसे एयरपोर्ट पर आकर मुझसे मिलने को कहा। भावना को लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन जब उसने मेरी आवाज सुनी, भावना मैं हूँ, मैं नहीं मरा, तो वह झटपट एयरपोर्ट की तरफ भाग गई। उससे मिलकर अलविदा कहने के बाद मेरी फ्लाइट अंततः उत्तर शहर से रवाना हो गई। जैसे जैसे ऊंची ऊंची इमारतें छोटी होती गईं, मेरे मन में एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी उम्मीद जगी। मेरे जाने के बाद सुहानी बीमार पड़ गई और उसके बाद वह मानो बदल गई। उसके स्वभाव और गुस्से दोनों ही समझ से बाहर हो गए। सालों बाद जब वह कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह उस तस्वीर को देख रही थी जिसमें मेरी वही पुरानी मुस्कान थी। 5 साल बीत चुके थे। आरव सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए 5 साल पहले थम गई थी। सुहानी सोच रही थी, अगर उस दिन वह हादसा न हुआ होता, अगर उसे पता होता कि कब से वह मुझे चाहने लगी थी, तो क्या मैं उसे अब भी चाहता। जब सुहानी कब्रिस्तान से बाहर निकली तो लेना पहले से ही गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। लेना ने कहा, मेरे पिताजी ने जिस मनोचिकित्सक के बारे में बताया था, उनसे संपर्क हो गया है। मैंने अपने सेक्रेटरी से कल सुबह जियांग शहर की फ्लाइट बुक करवा दी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुहानी ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने निगाहें ऊपर आसमान की तरफ उठाई और सोचा, जब मैंने विदेश जाने का सोचा था तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई चुनी थी। अगर मैं अब भी जीवित होता तो शायद एक अच्छा सर्जन होता। दूसरी तरफ एक नर्स तेजी से मेरे पास आई जब मैं फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, डॉक्टर सिंह, 8 नंबर के मरीज की सर्जरी हुई थी, वह अब होश में आ गया है। मैंने सिर हिलाया और फोन पर कहा, बस अब बातें खत्म कर भावना, मेरे पास काम है। दोपहर 12:30 बजे यूशी रेस्टोरेंट में समय से पहुंच जाना। फोन रखकर मैं नर्स के साथ मरीज के पास गया, उसकी पूरी जांच की और फिर अपने ऑफिस लौट आया। इतने में लोकेश ने कपड़े बदले और मुझे लंच के लिए बुलाया। मैंने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। यह कहते हुए मैंने उस ऑफिस की तरफ इशारा किया जहां से तानसेनी की आवाज आ रही थी। फिर मैंने पूछा, ये हुड्डा साहब अभी तक खाने क्यों नहीं गए? यह क्या, उन्हें अब क्लासिकल म्यूजिक सुनने का शौक चढ़ गया है? लोकेश ने बताया, सुना है कि आज एक बड़े बिजनेसमैन दूसरे शहर से डॉक्टर हुड्डा से मिलने आए हैं, वह अब भी उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने बेपरवाही से सिर हिला दिया। डॉक्टर हुड्डा के पास तो रोज ही बड़े लोग आते हैं और बिग बिजनेसमैन सुनकर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अपने पिता और बहन भी बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम थे। समय देखकर जब मैं नीचे जाने लगा तभी भावना का फोन आया। भाई, तूने कैसा रेस्टोरेंट चुना है, यहाँ पार्किंग में जगह ही नहीं मिलती। मैं चलते चलते हंसते हुए बोला, थोड़ा और घूम, जगह मिल जाएगी। यहाँ का खाना सबसे असली है, तुझे लोकल फ्लेवर चखाने के लिए ही तो यह जगह चुनी है। इसी बीच एक चेरी ब्लॉसम की दीवार के दूसरी तरफ लेना और सुहानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। अचानक सुहानी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसके कदम एकदम रुक गए। उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और उस तरफ देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक परछाई दिखी जो जल्दी से निकल गई। सुहानी 2 कदम एक साथ रखकर उस दीवार को पार कर गई, लेकिन वहां सिर्फ हवा में हिलते हुए फूल थे। वह परिचित शख्स कहीं नहीं था। लेना ने हैरान होकर पूछा, इतना तेज क्यों भागी? सुहानी ने नजर हटाकर सादे लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस एक आवाज, शायद मेरा भ्रम था। यूशी रेस्टोरेंट के पार्किंग में भावना ने आधा घंटा चक्कर लगाया और आखिरकार एक पार्किंग स्पॉट मिल ही गया। लेकिन तभी एक बड़ी गाड़ी उसके सामने से निकलकर उसी जगह में घुस गई। भावना गुस्से से उतरी और उसी की खिड़की खटखटाई। तेरा क्या मतलब है? क्या तूने नहीं देखा कि मैं पार्किंग कर रही थी? सामने वाले ने खिड़की नीचे की और एक चुलबुली मुस्कान के साथ बोला, तू बहुत देर तक इस जगह के आगे मंडराती रही, अंदर ही नहीं घुसी, तो मुझे लगा तुझे रुकना नहीं है। भावना और गुस्सा हो गई। कौन कहता है कि मुझे रुकना नहीं है? उसने कहा, तो तू रुकना चाहती थी, लेकिन तुझमें इतनी औकात नहीं है कि गाड़ी खड़ी कर सके। भावना का चेहरा काला पड़ गया। वह बोली, तूने पहले लेना चाहिए था, यह तेरा फायदा उठाना सही नहीं है, मुझे यह जगह खाली करके दे। उसने डोर जोर से बंद कर दिया और कहा, देखने में तो सुंदर है। भावना उसकी बेहुदा तर्क सुनकर चौंक गई। जैसा तू है उससे भला कोई कैसे भद्रता करे? उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा, मैं जैसा हूँ कैसा हूँ, साफ बोल। ये पार्किंग स्पेस पब्लिक है, तू रास्ता रोके खड़ी थी, फिर भी झूठे इल्जाम लगा रही है। भावना को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से उसकी कार पर लात मारी और बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल गई। वो आदमी हैरान रह गया। अगर बीमार है तो हॉस्पिटल जा, किसी और की कार पर गुस्सा निकालना कैसी बात है? मैं अभी अभी रेस्टोरेंट पहुंचा था कि गौरव को गुस्से से लाल देखा। मैंने पूछा, हुआ क्या? वो बोला, आज तो मेरा दिन ही खराब है। एक लड़की मिली,
उसने एक पार्किंग स्पॉट के आगे बहुत देर तक लगा रखा। मैंने सोचा ये अंदर नहीं जाएगी, तो मैं खड़ा हो गया और वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है कि मैंने उसकी स्पॉट चुराई। मैंने गाड़ी नहीं हटाई तो उसने मेरी कार में लात मार दी। ऐसी औरत भी होती है। मैंने कहा ये तो सच में गलत है। इतने में मैंने दरवाजे पर भावना को खड़ा देखा। मैंने उसे बुलाकर दोनों का परिचय करवाया। भावना खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, लेकिन गौरव को देखते ही उसका चेहरा बिगड़ गया, मानो भूत देख लिया हो। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, भावना तू आ गई, पर तू गौरव से पहले क्यों नहीं आई? भावना ने कहा, भाई क्या करूं, रास्ते में एक स्टूपिड आदमी मिल गया जिसकी वजह से देर हो गई। ये सुनते ही गौरव उठकर खड़ा हो गया। तू किसे स्टूपिड बोल रही है? भावना ने आराम से पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पिया और कहा, जिसने अभी किसे कहा वही स्टूपिड है। गौरव का चेहरा नीला पड़ गया। आरव, तू देख रहा है इसका बोलना? मैं न तो हंस पा रहा था न गुस्सा कर पा रहा था। आमतौर पर ये दोनों समझदार इंसान हैं, लेकिन आज ऐसे लड़ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों को समझाया और लंच खत्म किया। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर हुड्डा ने सुहानी के पुराने केस पेपर्स देखकर कहा, सुहानी जी, जब से आपके दोस्त का देहांत हुआ है तब से आपको नींद नहीं आती और सिरदर्द रहता है, ऐसा है क्या? लीना ने तुरंत कहा, हाँ, कभी कभी तो 10 दिन 10 रात तक वो एक आंख भी नहीं सो पाती। डॉक्टर हुड्डा का चेहरा गंभीर हो गया। सुहानी जी, आपकी समस्या कुछ अजीब है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये साइकोसोमेटिक है, यानी मन की बीमारी है। ये बहुत पेचीदा है। सुहानी ने सिर उठाकर डॉक्टर हुड्डा की तरफ देखा। सच में ये दिल की बीमारी थी, लेकिन उसका इलाज करने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। लीना पूरी उम्मीद से बोली, तो क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर हुड्डा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। देखते हैं, मैं अभी कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, 3 महीने तक खाओ, फिर देखते हैं कि कितना असर होता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुहानी को इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। वो शांति से खड़ी हुई और बोली, शुक्रिया डॉक्टर साहब। लीना, चलो। जब मैं रेस्टोरेंट से हॉस्पिटल लौटा तो शिफ्ट शुरू होने में अभी 3 मिनट बचे थे। लोकेश दौड़ता हुआ मेरे पास आया। यार, मैंने उस बिग बिजनेसमैन को देखा, तेरी कसम बहुत खूबसूरत है। मैं हंसने लगा। तू तो हर किसी को खूबसूरत बोलता है। उसने कहा, नहीं यार, ये सच में सुपर ब्यूटीफुल है। जब वो हुड्डा साहब के ऑफिस से बाहर निकलेगी तब पता चलेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल लेता हूँ, शिफ्ट लगने वाली है। जैसे ही मैं चेंजिंग रूम में गया, उसी वक्त सुहानी, लीना और डॉक्टर हुड्डा बाहर निकले। लोकेश की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। उसने चेंजिंग रूम की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, आरव, तू जल्दी बाहर क्यों नहीं आ रहा? लेकिन कपड़े बदलने में व्यस्त मैं उसकी सोच नहीं पड़ सका। आखिर में हम दोनों एक दूसरे के सामने से बिना मिले निकल गए। दूसरे दिन जियांग शहर के एयरपोर्ट पर भावना को उत्तर शहर वापस काम पर जाना था, इसलिए मैं उसे सिक्योरिटी चेक तक छोड़ने गया था। पास ही एक छोटी बच्ची खुशी खुशी अपना विंडमिल लेकर दौड़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरकर जोर जोर से रोने लगी। भावना ने तुरंत जाकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से मनाने लगी। मैंने विंडमिल उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसी समय दूर से उत्तर शहर लौट रही सुहानी भी उस बच्ची के रोने की आवाज से खिंची आई। अगले ही पल वो पूरी तरह सन्न रह गई।